नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आधुनिक भारत में लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड डलहौजी जो भारत में गवर्नर जनरल थे, 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल या वायसराय से पहले लॉर्ड डलहौजी ही भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार करने के लिए, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने के लिए जिस नीति का पालन किया उसे हम गोद निषेध या राज्य हड़प नीति कहते हैं, या इसे व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी इस बात के लिए पूरी तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ था कि मुझे येन केन प्रकरण ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है, और वो किसी भी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का और अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। और इसी विस्तार की उसकी अभिलाषा ने उन्होंने भारतीय राज्यों में गोद निषेध नीति को लागू किया। साधारण से भाषा में कहें कि ये इसकी राज्य हड़प नीति थी। और इस नीति के तहत वे भारतीय राजा जो निसंतान मर जाते थे, जिनके खुद की कोई औलाद नहीं होती थी और वो किसी के पुत्र को गोद ले लेते थे, उन राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने इस अधिकार से वंचित कर दिया और उन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना शामिल कर लिया। या दूसरी भाषा में, मैं साधारण सी भाषा में कहूँ कि साम्राज्यवादी डलहौजी ने निसंतान भारतीय राजाओं के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए जिस नीति या सिद्धांत को अपनाया, वह विलय का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहलाता है। भारत में विवाह प्राचीन काल से एक पवित्र बंधन माना जाता है, और भारतीय राजा हो या कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की इच्छा रहती थी कि उसका वंश चलता रहे। और राजा में तो ये रहता था कि भाई शासक की जब मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसका वंशज उसकी गद्दी को संभाले। अब जो राजा निसंतान मर जाते थे, जिनकी कोई औलाद नहीं होती थी, वो किसी दूसरे अपने सगे संबंधी का पुत्र गोद ले लिया करते थे। अब लॉर्ड डलहौजी ने ये कानून बना दिया, एक तरीके से ये नीति लागू कर दी कि भाई अब वो जो पुत्र गोद ले रहे हैं उन्हें वो अपना राज्य नहीं दे सकते, क्योंकि वो ये मानते थे कि यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च है, कि वो जितने भी राज्य हैं उनके ऊपर ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च है, और उस ब्रिटिश सत्ता का ये अधिकार है कि वो उसका जो दत्तक पुत्र है या जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसे राज्य दे या नहीं दे। या ये पूरी तरीके से उस सर्वोच्च शक्ति पर ही निर्भर करता है कि वो उसको राज्य देता है या नहीं देता, या वो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करता है। या मैं इस तरीके से कहूँ कि व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार किसी राज्य में मूल राजवंशीय उत्तराधिकारी के न रहने पर, अर्थात अगर उसका कोई मूल राजवंशी नहीं है, उसका कोई खुद का पुत्र या पुत्री नहीं है, तो उनकी सत्ता सर्वोच्च सत्ता अर्थात ब्रिटिश सत्ता, सर्वोच्च सत्ता कौन है यहाँ, ब्रिटिश सत्ता में विलीन हो जाती है। मतलब उनकी जो सत्ता है वो ब्रिटिश सत्ता में विलीन हो जाती है। और ये नीति इस धारणा पर आधारित थी कि भारत में ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च है और उसकी स्वीकृति के बिना अधीनस्थ राज्य दत्तक पुत्र को प्राप्त नहीं हो सकते, और ब्रिटिश शासन सर्वोच्च शक्ति होने के नाते दत्तक पुत्रों के राज्याधिकार को अस्वीकार भी कर सकती है। मतलब ये पूरी तरीके से सर्वोच्च शक्ति जो इस समय ब्रिटिश है उस पर ही निर्भर करता है कि वो उन दत्तक पुत्रों को राज्य दे या नहीं दे। और इन्होंने इस नीति का पालन करते हुए लॉर्ड डलहौजी ने ऐसे बहुत सारी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। और इसी नीति के अंतर्गत सबसे पहले जो ब्रिटिश साम्राज्य में राज्य शामिल किया गया वह सतारा राज्य था। कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले शामिल होने वाली रियासत या राज्य कौन सा था, सतारा।
और सबसे बड़ी जो रियासत थी इस नीति के तहत शिकार होने वाली, वो नागपुर। अब हम इसमें एक एक करके पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने क्रम से सबसे पहले किसको फिर किसके बाद, कंपटीशन में इनका क्रम भी पूछता है कि कब और किस तरीके सबसे पहले किसको फिर किसको फिर किसको इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। सतारा को सबसे पहले 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। वहाँ के राजा अप्पा साहिब थे। अप्पा साहिब ने वेंकटराव नाम के पुत्र को या वेंकटराम के नाम के बच्चे को गोद लिया हुआ था, और जैसे ही उन्होंने अप्पा साहिब की मृत्यु हुई, इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रस्ताव रखा। सर जॉर्ज क्लार्क ने इस विलय के विरुद्ध परामर्श दिया था कि नहीं, ये गलत है, लेकिन उसी समय जो डायरेक्टर थे उन्होंने लॉर्ड डलहौजी की इस नीति का समर्थन किया। हालांकि कॉमन सभा में जोसेफ हुम नाम के इस व्यक्ति ने इस विलय को जिसकी लाठी उसकी भैंस के नाम से इसको संबोधित किया था कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है, जो शक्तिशाली है, उसी का सब कुछ। उन्होंने उसका विरोध किया था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने डायरेक्टरों के समर्थन से सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। उसके बाद 1849 में संभलपुर उड़ीसा प्रांत का एक छोटा सा भाग है, और वहाँ पर इन्होंने नारायण सिंह की मृत्यु के बाद 1849 में इसको भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। बिहार उड़ीसा सीमा पर स्थित है ये। इस राज्य को भी सतारा के बाद 1849 में इन्होंने इसको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। 1849 में ही जैतपुर, संभलपुर के साथ साथ ही जैतपुर को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। 1850 में बघात, वहाँ के राजा विजय सिंह थे, और बघात पंजाब के पर्वतीय अंचल में स्थित एक छोटी सी जगह है। वहाँ पर विजय सिंह की मृत्यु के बाद 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने इसको भी इसी नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 1852 में उदयपुर, ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये उदयपुर अपने राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है। ये उदयपुर मध्य प्रदेश का एक छोटा सा राज्य है। मध्य प्रदेश जो वर्तमान में उसके बॉर्डर पर स्थित, मध्य प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर स्थित वहाँ एक छोटा सा राज्य है उदयपुर। 1852 में उदयपुर को भी ब्रिटिश साम्राज्य में इसी नीति के तहत शामिल कर लिया गया। 1853 में झांसी, बहुत ही प्रसिद्ध है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गंगाधर सिंह की या गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा झांसी का राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, क्योंकि जैसे ही गंगाधर राव की मृत्यु हुई 1853 में, इनके भी कोई पुत्र नहीं था। अब इन्होंने हालांकि दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र बना लिया था, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने एक भी इनकी किसी प्रकार की बात नहीं सुनी और इनका जो दत्तक पुत्र था उसको स्वीकार नहीं किया, और 1853 में इन्होंने झांसी की राज्य को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। हालांकि इन सब का परिणाम ब्रिटिश सरकार को बाद में बहुत अधिक भुगतना पड़ा, लेकिन लॉर्ड डलहौजी पूर्ण तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तारवादी नीति पर चल रहा था, और इसी नीति में उन्होंने 1853 में झांसी को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। 1854 में नागपुर रघोजी भोसले तृतीय, ये सब डलहौजी की इस नीति का शिकार होने वाली सबसे बड़ी रियासत थी। यशवंतराव दत्तक पुत्र थे। 1854 में इन्होंने नागपुर को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस तरीके से ये जो जितनी भी रियासतें थी, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इनको सबको इन्होंने धीरे धीरे एक एक करके लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में
ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। और नागपुर जिसमें सबसे बड़ी रियासत थी नागपुर, ये हालांकि चौथे मैसूर युद्ध जब लड़ा गया था तो उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस राज्य को विजित कर लिया था, नागपुर को विजित कर लिया था। लेकिन 1818 में जो संधि हुई उसके तहत हेस्टिंग्स ने ही, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल रहे पहले, उन्होंने भोंसले परिवार को, एक व्यक्ति को, ये इसे वापस लौटा दिया था नागपुर, जिसे चौथे मैसूर युद्ध में जीतने के बाद वापस लौटा दिया था। और फिर जब वो राजा स्वर्ग सिधार गए तो उसकी रानी ने यशवंत राव को गोद में ले लिया था, यशवंत राव को दत्तक पुत्र बना लिया था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने उसको इसकी अनुमति नहीं दी और उन्होंने इसको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका क्रम पूछा जाता है कि कौन सा राज्य कब ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया, या इनको एक तरफ इनका समय दे देंगे और एक तरफ राज्य दे देंगे और उनका मिलान करवाएंगे, कब कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया, या क्रम भी पूछ सकते हैं 3-4 ऑप्शन में देके कि इनको व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले फिर उसके बाद कौन ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति का बाद में ब्रिटिश सरकार को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और ये लॉर्ड डलहौजी की नीति बिल्कुल गलत भी थी, क्योंकि ये हिंदू रीति रिवाज के विरुद्ध थी। हिंदुओं में गोद लेना बिल्कुल जायज़ था और राजा जो निसंतान होते थे वो दूसरों के पुत्र को दत्तक पुत्र के रूप में मानते भी थे, गोद लेते भी थे। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इन हिंदी रीति रिवाजों की भी आलोचना की। इसके अलावा इससे इसकी साम्राज्यवादी भावना को बड़ा बल मिलता है कि लॉर्ड डलहौजी एक तरीके से, पूरी तरीके से साम्राज्यवादी भावना से पोषित थे। और जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग नियम बताकर कि ये तृतीय श्रेणी की रियासतें हैं, इनको ऐसा मिलाया जाना संभव है, तो अगर हम ये बात करें तो ये बातें तो बाल की खाल निकालने वाली बात हो गई कि उनको, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ये मानते थे कि रियासतों के अलग अलग प्रकार है। जो प्रथम श्रेणी की रियासतें थीं उनमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, द्वितीय श्रेणी की रियासतों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन तृतीय श्रेणी की जो रियासतें हैं उनमें हम पूर्ण तरह हस्तक्षेप कर सकते हैं। और उसी का बहाना लेकर उन्होंने इन रियासतों को तृतीय श्रेणी का दर्जा देकर इन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया, जो बिल्कुल ही गलत था। और कुछ दिनों बाद ही 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति भारत में हुई, जिससे भारत को आज़ादी तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जरूर सिद्ध हुई।